स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। भारत ने लॉन्च किया सबसे हैवी सैटेलाइट अपने जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में, और यह सैटेलाइट मार्क करता है जब इंडिया इंटर करता है वर्ल्ड की उन ग्लोबल कंट्रीज में जो बहुत हैवी सैटेलाइट्स को स्पेस में ले जा सकते हैं। यह डेवलपमेंट इतनी इंपॉर्टेंट है क्यों इंडिया के लिए? क्योंकि इंडिया हैवी सैटेलाइट्स के लिए बाहर के देशों पे डिपेंडेंट था। एयर स्पेस जो कि हम यूज करते थे ताकि हैवी सैटेलाइट्स लॉन्च करने की फैसिलिटी भारत में नहीं थी, तो इंडिया ने इंडिजिनसली डेवलप करके एक वर्ल्ड में प्रूव कर दिया कि अब डिजिटल इंडिया, या हम सिर्फ डिजिटाइजेशन के लिए नहीं बल्कि स्पेस ओरिएंटेड प्रोग्राम्स के लिए बहुत आगे जाने वाले हैं। सो what will be the implications of this development and what are the global geopolitical implications of it, we will understand and study today. So India's Bahubali rocket, the new space race, अब इस नए स्पेस रेस में इसको बाहुबली रॉकेट के नाम से जाना जा रहा है। जाइंट लीप फ्रॉम स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस। पॉइंट इज, जो सैटेलाइट हम मैन्युफैक्चर कर रहे थे, पॉइंट ये था कि हम इन सैटेलाइट्स को स्पेस में लेके तो जाते थे, बट जो हमारे सैटेलाइट्स थे वो बहुत स्मॉल थे और वो डिफेंस प्रोग्राम्स के लिए, पर्टिकुलरली स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम्स के लिए हम नहीं चाहते थे कि दूसरे देशों की मदद लें। इसलिए भारत ने लॉन्च किया, आप देख सकते हैं न्यूज़, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये जो टेक्नोलॉजी है LMV3, ये बेसिकली GSLV टेक्नोलॉजी का ही दूसरा नाम है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। और ये एक सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स हम भेज रहे थे, 8 सैटेलाइट्स हमने भेजी, और उसी का एक कॉन्टिन्यूअस प्रयास है कि हम अपने ही रिकॉर्ड को बार बार तोड़ते जा रहे हैं। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 M5 रॉकेट लॉन्चेस CMS-03 सैटेलाइट फ्रॉम श्रीहरिकोटा। अब ये सैटेलाइट का सिग्निफिकेंस क्या है? ये मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, CMS-03 मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। मैं आपको बता दूं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लगभग अर्थ से 36,000 किलोमीटर दूर जाकर के काम करती है, ताकि वो स्टेशनरी ऑर्बिट हो जाता है। उतनी दूर बहुत भारी पेलोड भेजना मुश्किल काम है, उसको इंडिया ने अचीव करके दिखाया है। और ये लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की कैपेबिलिटी अगर हम बताएं तो बहुत दूर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक हम 8 मीट्रिक टन का लोड ले जा सकते हैं, और लोअर अर्थ ऑर्बिट तक, लोअर अर्थ ऑर्बिट तक 8 मीट्रिक टन का लोड ले जा सकते हैं, और जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक हम 4 मीट्रिक टन का लोड लेके जा सकते हैं। ओके, सो इसरो's LMV3 market launches GSAT-7R, the Navy's most advanced communication system। अब आप देखिए, ये इसका प्रयोग ना सिर्फ सिविल के लिए होगा, बट डिफेंस एंड मिलिट्री में भी इसका एप्लीकेशन बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। सो द लिफ्ट ऑफ दैट मेड द हिस्ट्री आपको 2 नवंबर को रात में हुआ 2025 में, और इस लॉन्च ने प्रूव कर दिया कि अब भारत उस रेस में आकर के खड़ा हो चुका है। बाहुबली रॉकेट, पॉपुलरली नोन एज LMV3 M5 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 5, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। इस पे सवाल भी आएंगे एग्जाम में, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसके पहले कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की गई थी। यहां से क्या है इसका मिशन स्टेटमेंट समझते हैं। GSAT-20 को हमने लॉन्च किया, जिसकी वजह से भारत का जो लैंड मास है और उसके अराउंड ओशन है, उसके बारे में हम जानकारी बहुत अच्छे से उपलब्ध कर पाएंगे। ऑफिशियली कॉल्ड GSAT-N2। तो GSAT-N2 या GSAT-20 कुछ भी एग्जाम में आता है तो आप मार्क कर सकते हैं। इंडियाज हैवीएस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट, हैवीएस्ट भी है और कम्युनिकेशन, मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट इनटू जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। तो ये सिर्फ एक लॉन्च नहीं है, ये एक ग्लोबल स्केल पर डिक्लेरेशन है कि जो स्पेस रेस शुरू हुई थी बहुत पहले से, उसमें अब भारत बहुत आगे निकलता हुआ दिख रहा है। वेट कितना था? 4,700 किलोग्राम्स, मेकिंग इट द हैवीएस्ट इंडियन सैटेलाइट एवर लॉन्च फ्रॉम इंडियन सॉइल। भारत की मिट्टी से खुद की बनाई हुई सैटेलाइट जो इतनी भारी है, वो हम पहली लॉन्च कर पाए हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम India did it entirely by itself, using its own rocket, its own technology from its own soil। तो हमारे जो इंजीनियर्स हैं, जो हमारी जो टेक्निक है, जो टेक्नोलॉजी है, वो अब इवॉल्व हो चुकी है पूरी तरीके से स्पेस डोमेन में। ये इतना मैटर क्यों करता है? क्योंकि सिर्फ लॉन्च तक नहीं है, इसको हम बाहुबली कह रहे हैं क्योंकि इट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग अप टू 8 टन्स टू लोअर अर्थ ऑर्बिट। आप देखेंगे जब अर्थ को, तो यहां से लोअर अर्थ ऑर्बिट
जो कि बहुत पास में है, यह है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और यहां पर है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट से होके जाता है, जो कि बहुत डिस्टेंस पर है। तो इट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग 8 टन्स टू लोअर अर्थ ऑर्बिट एंड 4 टन्स टू जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। तो आगे भी हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को यहां तक लेके जा पाएंगे और हमें विदेश पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपेरेबल टू स्पेस एक्स फाल्कन, जो स्पेस एक्स मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी जहां पर नासा है, तो अब इसरो जो है कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ रहा है। फाल्कन 9 विथ अबाउट 8.3 मेट्रिक टन्स टू जीटीओ, उसकी कैपेबिलिटी है कि वो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक लगभग अभी जो हमारी कैपेबिलिटी है उसके डबल लेके जा सकता है पेलोड। तो इस पेलोड को भारत आगे एक्सपेरिमेंट करके और ज्यादा विकसित बनाएगा। इट इज डिजाइन टू कनेक्ट द अनकनेक्टेड भारत। अनकनेक्टेड भारत मींस अभी जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, कम्युनिकेशंस की बात करते हैं, तो बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, एजुकेशन, हेल्थ, ई हेल्थ, टेली एजुकेशन सर्विसेज, हमने मूक्स मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज प्रोवाइड करे हैं ताकि रूरल इंडिया में कनेक्टिविटी और ज्यादा स्थापित की जा सके। डिजिटल इंडिया के आने के बाद से आप देखेंगे हमारी इकोनॉमी में यूपीआई के लिए डेटा चाहिए, और डेटा के सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी हमारी सरकार की है। तो इसलिए जब डेटा को सिक्योर रखना है तो हमारी सैटेलाइट सिक्योर होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। So designed to connect unconnected Bharat, enabling everything from 5G expansion to digital classrooms, telemedicine, defense communications। आप देख रहे हैं ये strategic sections हैं और जहां पर हम सर्विसेज, पब्लिक सर्विस डिलीवरी में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले ये कंट्रीब्यूशन रहने वाला है सैटेलाइट का। It is a step towards strategic self-reliance. It is very important for India कि हम एक स्ट्रैटेजिक सेल्फ रिलायंस की तरफ जाएं। अब तक हम क्या कर रहे थे, हम एरेन स्पेस और एरेन 5 फॉर लॉन्चिंग हैवियर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, लाइक जैसे हम जी सैट की, या फिर हमको जब भी सैटेलाइट्स जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ले जाना होता था तो हम इनको हैवी सैटेलाइट्स मैन्युफैक्चर करके दे देते थे, ओके, लाइक जी सैट 11, जी सैट 30। अभी भारत ने क्या किया, दो तरीके से ये बेनिफिट करेगा, ना कि हम सिर्फ डिपेंडेंट रहते थे उन पर, वो भी हमने डिपेंडेंसी खत्म की, बल्कि इंडिया 1/4 कॉस्ट में इनको लॉन्च कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट कॉस्ट आ जाता था, कॉस्ट बिटवीन 700 to 900 करोड़ पेड टू फॉरेन एजेंसीज, जो फायदा भारत को मिलने वाला है। बट LMV3 इसरो इज नाउ सेविंग इंडियाज एक्सचेकर्स hundreds of crores। सो इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा हमारे बजट में, जो हम लोन ले रहे थे, पैसा हमने बोरोइंग्स की थी, फिस्कल डेफिसिट भी हमारा रिड्यूस होगा। तो व्हेन अ कंट्री डिपेंड्स ऑन फॉरेन रॉकेट्स, जब हम फॉरेन रॉकेट्स पे डिपेंड थे तो इनडायरेक्टली एक्सपोजेज इटसेल्फ टू डेटा वल्नरेबिलिटी, डेटा सिक्योरिटी। ये इंटरलिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमने सिर्फ एक सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट नहीं भेजी, हमने इंश्योर किया कि डेटा सिक्योरिटी भी है। एंड स्ट्रैटेजिक डिपेंडेंसी हमने अपनी कम की, और मोर ओवर ऑन टॉप ऑफ दैट आपने पहले भी देखा होगा कि बहुत सारी छोटी सैटेलाइट्स हम और देशों की लॉन्च करते आए, बट इंडिया अभी तक वो कैपेबिलिटी नहीं डेवलप कर पाया था जो अब डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है हैवी सैटेलाइट्स के लिए। बट नाउ इंडियाज मैसेज इज क्लियर, वी विल बिल्ड, लॉन्च एंड कंट्रोल आवर ओन सैटेलाइट्स। हम बिल्ड भी करेंगे, लॉन्च भी करेंगे और हम कंट्रोल भी करेंगे अपनी सैटेलाइट्स को। ग्लोबल स्पेस रेस जब हम देखते हैं तो ये स्पेस रेस अब से नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से आप देखेंगे, कोल्ड वॉर के टाइम पे भी इट वाज बिटवीन द 2 ग्लोबल सुपर पावर्स, यूएसए एंड रशिया। बाद में आप देखते हैं चाइना उसमें एंट्री लेता है, जापान एंट्री लेता है, कनाडा लेता है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंट्री लेती है। इंडिया वाज लिटिल लेट इनटू इट, बट नाउ इंडिया इज प्रूविंग इट्स मेटल ओवर देयर। आप देखिए जो नासा है, नासा लगभग 90+ लॉन्चेस करता है एक साल में, 90 से ज्यादा लॉन्च नासा कर देता है सैटेलाइट्स। चाइना की भी 60 से ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च हो रही होती हैं। इंडिया की 6 to 9 सैटेलाइट्स एवरी ईयर। तो हमारी जो पर ईयर सैटेलाइट लॉन्च है वो काफी कम है, तो उसको बढ़ावा मिलेगा हमारे LMV3 से। प्लस हमको यह भी देखना पड़ेगा कि जियो स्टेशनरी जैसे हैवी ऑर्बिट्स, हम छोटी सैटेलाइट्स तो लॉन्च कर सकते थे लेकिन हैवी सैटेलाइट्स भी अब हम लॉन्च कर पाएंगे। अब हमारे स्पेस एक्स, चाइना का CNSA, यूरोप्स एरेन स्पेस, जापान का JAXA, इंडियाज इसरो
भी अब शामिल हो गया, शुमार हो गया उसमें। चाइना ने 60 से ज़्यादा रॉकेट्स लॉन्च किए 2024 में ही, जो कि मल्टीपल हैवी लिफ्ट व्हीकल्स की तरह काम कर रहे हैं वहाँ पर। और इंडिया भी अब धीरे धीरे अपने नंबर ऑफ सैटेलाइट लॉन्चेस को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से इनकम आएगी, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ बिग इंडस्ट्री। Digital backbone of new India. By 2030, India will require 100 Gbps of satellite bandwidth. अब आप देख रहे होगे हर तरफ डेटा का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, डेटा का प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। तो जो डेटा है उसकी वेलोसिटी भी बढ़ गई, उसकी वेरासिटी कैसे बढ़ेगी, एक्यूरेसी ऑफ डेटा, उसकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हमें चाहिए बैंडविड्थ। वो बैंडविड्थ तभी मिल पाएगी जब हमारे ट्रांसपॉन्डर्स पेलोड में लेकर के यहाँ से वहाँ पर के बैंड KU बैंड के ट्रांसपॉन्डर्स जाएंगे स्पेस में। तो उस पेलोड को भेजने के लिए हमें सैटेलाइट्स की ज़रूरत है। टू सर्व द रूरल कनेक्टिविटी, टू सर्व द अनसर्व्ड, GSAT-20 अलोन, सिर्फ यही विल हैंडल 70% ऑफ द फ्यूचर लोड ऑफ द गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस एंड एजुकेशन नेटवर्क्स। तो आप पूछेंगे कब तक है इसकी लाइफ टाइम? ये 15 साल से ज्यादा काम करेगी। ओके, सो GSAT-20 जो हमने भेजा है वो 15 साल से ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली है। इसरो हैज डन isn't just a technological, it's a nation building from space. ये हर तरीके की सर्विसेज में भारत की मदद करेगी और ये एक स्टेप है टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग और आत्मनिर्भरता इनटू स्पेस टेक्नोलॉजी। मोर देन दैट, एक अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए कि वो पैसे और कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैसे जनरेट करें। तो ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट अब बढ़ती जा रही है। $300 बिलियन की इंडस्ट्री, $300 बिलियन इज ह्यूज अमाउंट। और बाकी जो छोटे देश हैं, चाहे वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हों, सेंट्रल एशिया के हों, वो भारत को अपनी सैटेलाइट्स देंगे लॉन्च करने के लिए। बाय 2035 इट्स एक्सपेक्टेड टू क्रॉस $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, और इसमें जितना बड़ा शेयर भारत का होगा उतनी ही इनकम इंडिया के पास आएगी। सो इसरोज एंट्री इनटू हैवी लॉन्चेस मींस इट कैन नाउ कैप्चर द प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट्स। तो प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज भी अपनी सैटेलाइट्स देते हैं लॉन्च करने के लिए। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 में ये बात बहुत प्रमोट की गई कि हम प्राइवेट प्लेयर्स को अब इंक्लूड करना चाहते हैं, हम कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ स्पेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो हमारे इंडिया में अभी प्राइवेट प्लेयर्स ना सिर्फ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं सैटेलाइट और उसके पार्ट्स, बल्कि लॉन्च भी कर सकते हैं अपनी सैटेलाइट और ग्राउंड से उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं। After the success of Chandrayaan-3, several developing nations approached ISRO. बहुत सारे देश आए और launched their satellites from Singapore to Argentina. सिंगापुर, अर्जेंटीना और बहुत सारे देश भारत के पास अपनी सैटेलाइट्स लेके आ रहे हैं लॉन्च करने के लिए। बट कुछ चैलेंजेस भी हैं भारत के सामने। चैलेंजेस क्या हैं? लिमिटेड लॉन्च फ्रीक्वेंसी, हमें इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा। 6 to 8 लॉन्चेस पर ईयर ओनली। अगर हम कंपेयर करके देखें नासा के 90+ लॉन्चेस से, और इसमें लॉन्च व्हीकल मार्क 3 एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है थ्रू पावरफुल, बट स्टिल इट लैक्स द कैपेबिलिटीज ऑफ फैल्कन हेवी और लॉन्ग मार्च जो कि चाइना का है, टू कैरी द हेवी पेलोड कैपेसिटी। ओके, दीज आर सरमाउंटेबल चैलेंजेस, बट इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे 2035 तक जब $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, भारत एक मेजर चंक ले रहा होगा उसमें से। इंडिया इज मूविंग फ्रॉम द डिपेंडेंस टू डोमिनेंस इन द ऑर्बिटल इकोनॉमी। अब ऑर्बिटल और स्पेस इकोनॉमी में इंडिया एक बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ देश है और उसकी डिपेंडेंसी किसी भी देश पर नहीं रहने वाली है। तो नासा भी बहुत अच्छे हैवी लॉन्चेस कर पा रहा है, बट पॉइंट इज कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो इंडिया इकोनॉमिक, जब हमने देखा था कि मार्स पर इंडिया पहुंचा था, इट वाज नॉट जस्ट द फर्स्ट अटेम्प्ट मार्स ऑर्बिटर मिशन, बट हमने उसको बहुत कम पैसे में किया था। दैट वाज द अचीवमेंट ऑफ इंडिया। सो जो स्पेस जुगाड़ है उसको हम अलग तरीके से पेटेंट कर रहे हैं, और जो स्पेस रेस है, गैलेक्टिक गवर्नेंस में इंडिया बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। बिगर पिक्चर अगर हम देखते हैं तो इंडिया बहुत क्वाइटली, बहुत साइलेंटली क्राफ्ट कर रहा है, ताकि जब स्पेस में बहुत सारे एग्रीमेंट्स होंगे, डॉक्ट्रिन्स लिखी जाएंगी, तो उस समय इंडिया का बहुत बड़ा रोल रहे। क्वाइटली क्राफ्टिंग द स्पेस डॉक्ट्रिन दैट ब्लेंड्स टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता स्पेस टेक्नोलॉजी में, स्ट्रैटेजिक डेटरेंस, जब हमारा डेटा सिक्योर होगा, किसी और देश के पास उस सैटेलाइट का कंट्रोल नहीं होगा, तो कभी भी
अगर इन केस ऑफ वॉर, इन केस ऑफ आर्म ट्विस्टिंग, इन केस ऑफ सैंक्शंस, इंडिया उस पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री से। डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ इट्स सिटीजन्स बाय प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विस डिलीवरीज। तो जितने भी हो, चाहे वो आपके लॉ हो, कोर्ट्स हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, एग्रीकल्चर हो, हर एक सेक्टर में बहुत बड़ा रोल रहने वाला है डिजिटल एम्पावरमेंट के लिए भारत की तरफ से। इंडिया डिक्लेयर्ड दैट the new space race won't just be about who reaches the Mars first, but about who builds a fair, secure and connected future from the space। तो इंडिया एक सिक्योर्ड फ्यूचर की तरफ जा रहा है, और हमने एक सार्क सैटेलाइट भी लॉन्च की थी, जिसके तहत हमने बहुत सारे देशों को फायदा भी दिया कम्युनिकेशन में, और इंडिया इस रेस में बहुत तेजी से आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस अचीवमेंट को हाउ डू यू टेक, एंड इंडिया अब कितनी जल्दी अपने ड्रीम को अचीव कर पाएगा बाय क्रॉसिंग द फैल्कन X9। A good news for all the civil services aspirants preparing for the exam। आपके लिए लॉन्ग टर्म प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच है, और इसको लॉन्ग टर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा समय लेकर के आपको बेसिक से प्रिपरेशन से आपको एडवांस प्रिपरेशन तक ले जाया जाता है। और इसमें क्या होता है, एनसीईआरटीज़ पढ़ाई जाती हैं, आपको फिर फाउंडेशन पढ़ाया जाता है। फाउंडेशन में बहुत इन डेप्थ क्लासेस होती हैं, फैकल्टी से इंटरेक्शन होता है, मेंटोर्स के साथ आप मिलते हो, एंड देन आप एमसीक्यूज सॉल्व करना सीखते हो, ट्विस्टेड एमसीक्यूज ऑफ यूपीएससी। देन आप सीखते हो आंसर्स को कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन कैसे देना है, बॉडी में क्या पॉइंट्स जाएंगे, कंक्लूजन कैसे लिखना है, फ्लो डायग्राम कैसा होना चाहिए। यू लर्न अ लॉट इनटू द क्लासरूम। आपको एग्जाम के लिए पूरी तरीके से तैयार किया जाता है, एंड देन यू गेट द कॉम्पिटिटिव एज टू परफॉर्म इन द एग्जामिनेशन। सो पॉइंट इज, आपकी ये पूरी तैयारी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर, एक ही जगह पर, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, टेस्ट सीरीज से लेकर के, बुक से लेकर के, लेक्चर से लेकर के, एनसीईआरटी के लेक्चर से लेकर के मेंटोरशिप तक, फ्रॉम प्रीलिम्स टू द इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, एवरीथिंग इनटू इट। सो लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, बाय यूजिंग द कोड ART Live। प्राइस बहुत कम है, आपको ये कोड यूज़ करने से डिस्काउंट मिल जाएगा। बैच शुरू हो रहा है हमारा 5 नवंबर 2025 से। किसी को कोई भी डाउट है या आपको कोई जानकारी चाहिए इसके बारे में, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 7303212303 पर। ऑल द बेस्ट, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।